कहानी शुरू होती है गांव के गरीब घराने के इकलौते लड़के जैक से, जो बेवा मां के साथ रहता और कोई काम ना करता। ऐसे में गुजारा घर का सामान बेचकर होने लगा। सब कुछ बिक गया सिवाय एक गाय की। एक रोज भूख से तंग आकर मां ने जैक को वो भी बेचने को कहा। जैक रस्सी थामे बाहर निकला और रास्ते में उसे एक पुरस्कार शख्स मिल गया। उस शख्स की बातों में आकर जैक ने सिर्फ चंद बीजों के बदले पूरी गाय बेच डाली और बीज हाथ में दबाए खुशी खुशी घर लौट आया। फिर क्या हुआ वो आप फेरी टेल स्टोरी जैक एंड द बीन स्टॉक में देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको परियों की नहीं बल्कि PIA बिकने की असली कहानी सुनाने बैठा हूं, वो भी शुरू से। 115.5 billion rupees. 116 billion. 134 billion rupees. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the लोग कह रहे हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बेचती, कोई कह रहा है कि एक बोटी के लिए पूरी गाय कुर्बान करती, लेकिन असल कहानी समझने के लिए 70 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए PIA के जहाजों में आपको बादलों की सैर कराते हैं। अपनी सीट रिक्लाइन करके जरा वॉल्यूम बढ़ा लें और हाँ, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। PIA की एयरलाइन ने पहली उड़ान 1954 में भरी थी। इसे ऊंचा उड़ाने में नूर खान और असगर खान का नाम बार बार लिया जाता है। बाद में कौन आया किसी को याद नहीं। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान में अच्छे दौर के लिए बैक व्यू मिरर में देखकर सुनहरी दौर को याद करना पड़ता है। पीछे देखो पीछे। असल बात बताऊं तो PIA के कॉकपिट में छेद इब्तिदा ही से होना शुरू हो गए थे। रफ्ता रफ्ता ये ब्लैक होल में बदले और फिर पूरी PIA को निगल गए। शुरू में बस फर्क ये था कि पैसे की रेल पेल थी और करप्शन थोड़ी, इसलिए पता नहीं चला। शुरू की दहाइयों में पैसा बहुत आया, इसलिए गड़बड़े सामने ना आई। ये असगर खान का दौर था जब फ्रेंच डिजाइनर पियाकॉडिन ने केबिन क्रू के लिए आइकॉनिक वर्ल्ड क्लास यूनिफॉर्म्स डिजाइन किए। उस जमाने में PIA की क्लास ही और थी। एयर होस्टेस फैशन मॉडल्स की तरह स्मार्ट और स्लिम हुआ करती थी। आप सोच रहे होंगे ये अब क्यों दिखाई नहीं देते। यूं हुआ कि वक्त गुजरने के साथ क्रू पर उम्र और वजन गालिब आ गया। 8 के हिंसे वाली एयर होस्टेस 2 चश्मे है बन गईं। पैसेंजर्स PIA छोड़ गए मगर इन्होंने मेजबानी ना छोड़ी। एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए? आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। इदारे ने बड़ी मिन्नतें की कि मोहतरमा डेस्क जॉब संभाल लें या कोई और काम सीख लें, क्योंकि 30 साल से ऊपर एयर होस्टेस रहना तो दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं होता। इंटरनेशनली तो एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म तक इकट्ठे दे दिए जाते हैं कि 6 साल तक इन्हीं में फिट रहना होगा। मगर पाकिस्तान में फजाई मेजबान फैलती चली गई और 45 क्रॉस करके भी जॉब ना छोड़ी। अब आप कमेंट में बोलेंगे कि थिंग ने खुद बॉडी शेमिंग पर वीडियो बनाई थी, लेकिन अब एयर होस्टेस के मुताबिक ही बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये उनकी जॉब है और दुनिया भर में इस जॉब की डिमांड है स्लिम और स्मार्ट होना। मगर यहाँ 45 साल क्रॉस करके भी कोई एयर होस्टेस जॉब नहीं छोड़ती। अब भला कोई वालिद या वालिदा के क्रू की उम्र से क्या टी और कॉफी मंगवाएगा? जब सख्ती हुई तो सो मोटो स्पेशलिस्ट इफ्तिखार चौधरी ने उनकी जॉब्स को कानूनी तहफ्फुज देकर चैप्टर ही क्लोज कर दिया। जरा ये तस्वीर देखिए और सच बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कभी ऐसा क्रू PIA के तैयारे में देखा है? बड़ी दिलचस्प कहानी है इस तस्वीर की। इसमें जो खातून पाकिस्तानी पायलट के गले लगी हुई हैं, वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि दुनिया के फैशन और कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने वाली अमेरिकन फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी हैं। लेकिन क्या आज हम ये सोच भी सकते हैं कि मेलानिया ट्रंप PIA से फ्लाई करें? 1962 में जैकी कैनेडी PIA के प्लेन में कराची से लंदन पहुंची तो बड़ी ही इंप्रेस थी। वो सीढ़ियां उतरते ही प्रोटोकॉल में खड़े पायलट कैप्टन सॉलेह से गले मिली और कहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। फैज अहमद फैज ने इस फिक्रे को उर्दू में यूं लिखा, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस।
मगर फिर एक वक्त आया कि यही स्टेटमेंट उलट हो गई। मगर उस दौर में सिर्फ जैकी कैनेडी ही नहीं, चीनी वजीर आजम भी PIA इस्तेमाल करते। सऊदी अरब के शाह फैसल OIC के इजलास में PIA की चार्टर्ड फ्लाइट इस्तेमाल करके पहुंचे। जॉर्डन के शाह हुसैन भी PIA के जरिए मिडिल ईस्ट कंसल्टेशंस का हिस्सा बने। आपको पता है PIA जेट एज में दाखिल होने वाली पहली एशियन एयरलाइन बनी जब बोइंग 707 ने 1960 में लंदन, कराची और ढाका को कनेक्ट किया। 7 घंटों से भी कम वक्त में लंदन से कराची पहुंचकर फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड भी कायम किया। 4 कॉन्टिनेंट्स के 62 सीट्स की फजाओं पर हमारा राज था। 70s और 80s में PIA ने DC-10, बोइंग 747 और एयरबस A300 ऑपरेट किए और एशिया में बोइंग 737-300 उड़ने वाली पहली एयरलाइन बनी। उसी जमाने में डायरेक्ट न्यूयॉर्क फ्लाइट्स भी शुरू हुई। अब नेटवर्क टोक्यो से न्यूयॉर्क और अफ्रीका से यूरोप तक फैल चुका था। बल्कि PIA खुद इंटरनेशनल एयरलाइंस को ऑपरेशनल और टेक्निकल मदद दे रही थी। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि सबसे पहले इन फ्लाइट मूवीज PIA ने शुरू की और ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए। आज की 4 स्टार एमिरेट्स एयरलाइन को उड़ना भी PIA ने ही सिखाया था। ये बातें शायद आपने सुनी हो जो वाकई सच है, मगर फिर हम खुद उड़ना भूल गए, या यूं कहिए कि भुला दिया गया। PIA की परवाज PK 797 के तैयारे में दौरान परवाज तकनीकी खराबी आ गई है। PIA जराये के मुताबिक दौरान परवाज जहाज में खराबी के बाइस परवाज को दमाम उतार लिया गया। असल में बात यह भी है कि शुरू में इस कामयाबी की बड़ी वजह यह भी थी कि उस वक्त PIA का कोई कंपटीशन ही नहीं था। हम एक इमर्जिंग एयरलाइन जरूर थे, मगर 70s तक ना तो गल्फ एयरलाइंस फजा में थी और ना 80s तक एमिरेट्स का कोई वजूद था। इत्तेहाद और कतर एयरवेज भी 90s में लॉन्च हुई, मगर एक एक करके हमसे आगे निकल गई। तो ये समझिए कि शुरू में PIA रीजन में अकेले दौड़कर फर्स्ट आ रही थी। मिडिल ईस्ट का सारा बिजनेस भी हमारे पास था, मगर फिर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा हम आउट होते चले गए। उसकी वजह शायद ये भी है कि हम दौर के साथ खुद को अपडेट नहीं करते। PIA में पहली बड़ी टर्बुलेंस 1988 में हुई जब सियासी भर्तियों के दरवाजे खोले गए। रफ्ता रफ्ता एक प्लेन पर 100-200 के बजाय दुगना यानी 500 का स्टाफ बिठा दिया गया। आप समझिए कि कुछ वैसे ही सीन था जो काबुल से आखिरी अमेरिकी प्लेन के टेक ऑफ पर देखा गया था। यही वो वक्त था कि समझिए PIA के कॉकपिट में वार्निंग सायरन्स बजने लगे थे, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। प्रोफेशनल लीडरशिप पर फेवरेटिज्म गालिब आ चुका था। सियासी हुकूमतें इसे बिजनेस नहीं, खाला जी का घर समझकर चला रही थीं। उसी दौर में PIA का अपना अस्पताल, अपनी लैब, अपना प्रिंटिंग प्रेस, अपना पोल्ट्री फार्म हुआ करता था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी भाई। फ्लाइट किचन, डिश वॉशर, शेफ, सबके सब ही PIA के एम्प्लॉयज थे। लोडर से लेकर काउंटर सुपरवाइजर और जहाज के डोर तक PIA का स्टाफ होता। दुनिया में ये सब काम एफिशिएंसी के लिए आउटसोर्स किए जाते हैं, मगर यहां हर कोई PIA का एम्प्लॉय बन गया, चाहे वो माली हो या फिर दीवारें रंगने वाला पेंटर। एक दिन मैं हेड ऑफिस गया, एक साहब पेंट कर रहे थे। उन्होंने मुझे दूर से सलाम किया क्योंकि मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। मैंने दूसरे से पूछा कि यार मैं इनको पहचानता नहीं। कहेंगे पेंटर ऑफिसर है कि मेंबर है। मैंने कहा यार सॉरी मैंने नहीं पहचाना। अब 14-15 हजार के स्टाफ में से कुछ नहीं तो 4000 अफराद ऐसे थे जो ना भी आते तो PIA के ऑपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना डेड वेट लेकर चलना किसी ऑर्गेनाइजेशन के बस में नहीं। फैसलाबाद और मुल्तान में तो इतनी फ्लाइट्स नहीं थीं जितना स्टाफ भर्ती कर लिया गया। अक्सर स्टाफ पूरा दिन ताश और लूडो खेल कर टाइम पास करता। पैसा आ रहा था और पानी की तरह बहाया भी जा रहा था, मगर आखिर कब तक? जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो ना, तो एक ना एक रोज काम ठप हो ही जाता है। PIA पैसेंजर्स से ज्यादा अपने मुलाजमीन को सर्व करती रही, दिन रात उन्हीं की खिदमत में लगी रही। अच्छा, PIA वालों का न्यूयॉर्क और टोरंटो से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये दोनों शहर पायलट्स, केबिन क्रू, हत्ता के ग्राउंड स्टाफ के लिए दूसरा घर समझे जाते हैं। PIA एम्प्लॉयज वहां अब इतनी बड़ी तादाद में हैं कि उनकी बाकायदा एसोसिएशंस बनी हुई हैं। जरा अपने आस पड़ोस में नजर दौड़ाएं, जो कोई कभी PIA का मुलाजिम था कब का फैमिली समेत बाहर सेटल हो चुका भाई। और उधर शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से तैयारों की रिपेयरिंग रुकने लगी। पुर्जों के पैसे ना होने पर तैयारे ग्राउंड होने लगे। 33 तैयारे थे, अब सिर्फ 16 रह गए। मगर स्टाफ बढ़ने की रफ्तार ना थमी। वक्त गुजरता गया और 1991 आ गया।
और फिर दूसरा बड़ा झटका लगा जब पीआईए के जिन्ना टर्मिनल का इफ्तिताह करते हुए मियां साहब ने ऐलान किया कि अब से ओपन स्काई पॉलिसी होगी, यानी सिंगापुर और दुबई की तरह हर एयरलाइन पाकिस्तान आएगी। सबके लिए आसमान खोल दिया गया। पीआईए से कोई कंसल्टेशन ना हुई। 1000 बिलियन रुपीस का ट्रैफिक बांट दिया गया, यानी जो चाहे आए और जितने मर्जी चाहे मुसाफिर ले जाए। अब पीआईए तो जैसे मैंने बताया था कि अकेले दौड़ने की आदी थी, मोनोपोली की पैदावार थी। यहां तो मैनेजर भी खुद को गवर्नर समझते थे। टिकट लेना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास कराने के बराबर था। और इनके ऑपोजिट फॉरेन एयरलाइन का सिस्टम बड़ा ही फास्ट और एफिशिएंट था। लोग क्या करते, मुसाफिर पीआईए से दूसरी एयरलाइंस पर शिफ्ट हो गए। हुक्मरानों के लिए गल्फ, एमिरेट्स, कतर और इत्तेहाद की अहमियत पीआईए से बढ़ गई। उस दौर में कहा तो यह भी गया था, यह दावा था, क्लेम किया गया था कि इन एयरलाइंस ने बहुत से एहतजाज और धरने स्पॉन्सर किए थे ताकि पीआईए जमीन से लगी रहे। और ऊपर गवर्नमेंट लेवल पर कोई और गेम चल रही थी। एक के बाद एक फॉरेन डेलीगेशन आते और उन्हें प्लेट में रखकर रूट्स दे दिए जाते। उनकी फ्लाइट्स बढ़ती और पीआईए की घटती रही। अब पता नहीं ये सब कुछ किस फेवर के बदले हो रहा था। और वैसे भी हमारी क्या मजाल कि हम अपने अरब दोस्तों के बारे में कुछ कहें। साहब दुबई गए, वहाँ कमिट करा है कि जी हम आपको 10 एडिशनल फ्लाइट्स देंगे। कमिट करा है। यहाँ आके डॉक्यूमेंट बना। वजह क्या थी कि मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि मेरे इलाके में आप एक हॉस्पिटल बना दें, एक स्कूल बना दें। इसके अलावा क्या डीलिंग थी मैं नहीं कह सकता, ना मुझे पता है। 2004 में पीआईए ने अपना आखिरी मुनाफा कमाया। उसके बाद सब खसारा ही खसारा। 2007 में यूरोप फ्लाइट्स पर पाबंदी लगी। असल में इंजीनियर्स पर प्रेशर था कि वो फ्लाइट शेड्यूल मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स लगाएं। लंदन में पीआईए के तैयारे में फॉल्ट पकड़ा गया तो उसे ठीक करने के बजाय फ्रांस भेज दिया गया। वहां ऑब्जेक्शन हुआ तो जर्मनी या एम्स्टर्डम। इसी तरह खराब तैयारा एक से दूसरी जगह घूमता रहा। और फिर जब इन मुमालिक ने, यानी जहां पीआईए खराब तैयारे भेजे जा रहे थे, इन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की तो सिर्फ पीआईए पर पाबंदी नहीं लगी, फिर सिविल एविएशन को भी डाउनग्रेड कर दिया। इदारे पर ऐसे लोग बिठाए गए जिन्हें एयरलाइन की एबीसी का पता नहीं था। कभी पायलट नशे में झूमता पाया गया तो कहीं पूरा का पूरा क्रू कनाडा में स्लिप हो गया। फ्लाइट डिलेज, मिसबिहेवियर की शिकायतें आम होने लगी। कोरोना के जमाने में पीआईए का तैयारा पायलट की गलती से कराची में गिरकर तबाह हुआ तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पीआईए के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने पीआईए पायलट्स के लाइसेंस जाली करार देकर जैसे एक बम दे मारा। पायलट्स और परवाजों पर दुनिया भर में ऐसी पाबंदी लगी कि संभालना नामुमकिन हो गया। लाइसेंस का इल्ज़ाम लगा दिया कि लाइसेंस जाली हैं, जबकि कोई लाइसेंस जाली नहीं था। कोई लाइसेंस जाली हो ही नहीं सकता। रोज़ पायलट्स जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के, तो कोई काबिलियत होगी जब भी तो ले रहे हैं। 8303 का हादसा कोई सेटबैक नहीं था। मिनिस्टर साहब का बयान सेटबैक है जिसकी वजह से 4 साल हो गए हैं। उनको तो फांसी चढ़ाना चाहिए था। हर आने वाली हुकूमत पीआईए से कमाती और उस पर अफरादी बोझ बढ़ाती। 90s में सियासी अपॉइंटमेंट्स पर आए एम्प्लॉइज एक सियासी जमात निकाल देती तो दूसरी जमात जब इख्तिदार में आती तो फिर वो फुल पर्क्स एंड सैलरीज के साथ उन्हें रीइंस्टेट कर देती। पीआईए को अरबों के धचके लगते रहे, स्टाफ में बददिली फैली, मगर जिसकी हुकूमत उसी की पीआईए। जरा अंदाजा करो, सिर्फ 2004 से 2021 तक 15 साल में 3 पार्टियों की हुकूमत रही। इसी दौरान पीआईए को 500 अरब के लॉसेस हुए। 230 अरब मुस्लिम लीग नून के दौर में, 122 अरब पीपल्स पार्टी के दौर में, 112 अरब पीटीआई के दौर में। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं भाई, ये रिपोर्ट नेशनल असेंबली में सबमिट की गई थी। उसके अलावा घपले अलग, तैयारों की खरीदो फरोख्त में एजेंट्स को इंफॉर्मेशन लीक की जाती, नुकसान पीआईए का होता, धरने और एहतजाज बार्गेनिंग टूल्स बन गए, एसोसिएशंस काम रोककर जो चाहती मनवा लेती। 3 बार प्राइवेटाइजेशन की कोशिश नाकाम हो गई। एसोसिएशन और यूनियन डिक्टेट करने लगी। एमएनएस खुलेआम प्रोटेस्ट में शरीक होते, धरने वालों को खाना तक सर्व किया जाता और पीछे फ्लाइट सर्विस ठप पड़ी रहती। ये तो वो सारी वजूहात थीं जिसकी वजह से पीआईए बेचने की नौबत आई। मगर पीआईए बेची कैसे गई, अब उस पर बात करते हैं। लॉसेस हद से बढ़ने पर लोन्स लेकर पैसे लगाए जा रहे थे, मगर दवा के साथ साथ मरज भी बढ़ता जा रहा था। फिर पिछले साल हुकूमत को एक तरकीब सूझी और पीआईए को 2 हिस्सों में बांट दिया।
गुड पीआईए एंड बैड पीआईए। नहीं समझ आया? भाई हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स बेचने का फैसला किया और 25% अपने ही पास रखे, मगर पीआईए के इस 25% हिस्से को आप बैड पीआईए समझें। उसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमतों की उन नाअहलियों की वजह से 650 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा। ये वो रकम है जो हुकूमत को देनी है। अगर बैंक से लोन लेकर ये लॉस पूरा किया जाए तो भी 10% के हिसाब से 65 अरब रुपए देना होंगे। यानी पीआईए की तबाही की कीमत हुकूमत बरसों चुकाती रहेगी। हुकूमत ने इसे 135 अरब रुपए में बेचा है, मगर सिर्फ 10 अरब सरकारी खजाने में आए हैं और बाकी वापस एयरलाइन में लगाए जाएंगे गुड पीआईए में, यानी वो 75% हिस्सा जो प्राइवेटाइज हो गया है। मान लें कि गुड पीआईए बेचकर हुकूमत ने 55 अरब रुपए बना भी लिए तो लगभग 600 अरब के कर्जे का बोझ 25% पीआईए के साथ हुकूमत पाकिस्तान पर ही रहेगा। मगर पूरा चांस है कि गुड पीआईए यानी जो प्राइवेटाइज हो गई है उसे अच्छे अंदाज में चलाया गया तो कम से कम कर्ज नहीं बढ़ेगा। जियालों, मतवालों, खिलाड़ियों और कीमे के नान वालों से आजाद इंतजामिया कुछ ना कुछ काम जरूर कर दिखाएगी। ये बात सही है कि बैड पीआईए बहुत पीछे रह गई, लेकिन अगर पीआईए ना बेचते तो इसका भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान स्टील का है। जानते हैं ना, 10 साल से बंद पड़ी है, मगर समझ नहीं आ रहा कि भाई इसका करना क्या है। आखिरी बार मुशर्रफ के दौर में ये प्रॉफिटेबल हुई थी, फिर सियासी हुकूमतों ने इसे ताला लगाकर ही दम लिया। अब हाल ये है कि 600 अरब के कर्जों और खसारे पर हर साल 20 अरब इंटरेस्ट अदा किया जा रहा है। मैं और आप जो दूध से लेकर डबल रोटी पर हर चीज पर टैक्स देते हैं ना, इन्हीं पैसों से उसके सियासी मुलाजमीन को घर बिठाकर 2.5 अरब रुपए की तनख्वाह दी जाती है। स्टील मिल का आइकॉनिक ब्लास्ट फर्नेस ठंडा पड़ा है, जहां अब कुत्तों ने खानदान बना लिए हैं, मगर बिजली और गैस के बिल भाई अब भी आ रहे हैं, जिनका हर साल 3.5 अरब रुपए तक बिल आता है। तो भाई हम पीआईए की शक्ल में एक और स्टील मिल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बैड पीआईए ने गुड पीआईए के लिए एक तरह से वैसी ही कुर्बानी दी है जैसी पार्टीशन के वक्त इंडियंस मुस्लिम ने पाकिस्तानी मुस्लिम्स के लिए दी थी कि भाई तुम जाकर अपना अलग वतन बना लो, हम यहीं पड़े हैं। आज मोदी के आताब में, मुश्किल में है, अजाब में है। खैर, अब सियासत से आजाद पीआईए फिर से परवास करेगी और जब अच्छी सर्विस देगी तो टैक्स भी आएगा और हो सकता है हुकूमत आगे चलकर 600 अरब का कर्ज भी क्लियर कर दे, अगर नीयत अच्छी रही तो। लेकिन यह बात याद रखना भी जरूरी है कि सही इकोसिस्टम के बगैर पीआईए's प्राइवेटाइजेशन बिकम्स अ ट्रांजैक्शन, नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। भाई इसमें सारी कामयाबी ट्यूशन मास्टर की है और मजे की बात यह है कि अब वही ट्यूशन मास्टर पप्पू के गार्जियन भी बन चुके हैं। जो नहीं समझे वो पोगो देखे हैं। खैर, सुना तो होगा सक्सेस हैज मैनी फादर, मगर नाकामी का कोई बाप नहीं होता। आज पीआईए की इस हालत में फरोख्त पर खुशी मनाई जा रही है, अच्छा है, मगर फरोख्त से पहले पीआईए को इस हाल तक पहुंचाने वाला है कौन? पर ये करते हैं कि गवर्नमेंट का भी छोड़िए ना बैट को, होप फॉर गुड।